सारे भाइयों को मेरा यानी देव लोहान का राम राम। तो सबसे पहले तो भाई मैं थोड़ा सा आज ये जो अपनी लाइव थी ये थोड़ी एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक है। ये आज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तक दो साथी जुड़े ना, मैं आपको एक पोएम सुनाता हूँ। जब तक अपने कुछ साथी इसमें देखने वाले जुड़ जाएंगे कि जो भी मिलता है मैं खा लेता हूँ, जो भी मिलता है मैं खा लेता हूँ, आदमी हूँ जिद नहीं लगाता हूँ। जो भी मिलता है मैं खा लेता हूँ, आदमी हूँ जिद नहीं लगाता हूँ। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव कंधों पर उठा लेता हूँ। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव कंधों पर उठा लेता हूँ। आदमी हूँ किसी को नहीं सताता हूँ। कि जिंदगी के हर उतार चढ़ाव मैं अपने कंधों पर उठा लेता हूँ। आदमी हूँ किसी को नहीं सताता हूँ। तो इसी अब मैं अपनी लाइव शुरू करते हैं। भाई आज का जो विषय है ना वो बड़ा एक महत्वपूर्ण सा विषय है। इस विषय को समझने के लिए भी बहुत वक्त लगता है। और ये विषय अगर आप आज सुनेंगे, आज के बाद इसको YouTube पे सुनेंगे, या आज के 2 साल बाद इसको सुनेंगे, या आज के 20 साल के बाद इसको सुनेंगे, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी ही रहेगी। आज का अपना विषय है मीडिया, प्रचार तंत्र। कि प्रचार तंत्र काम कैसे करता है और प्रचार तंत्र है क्यों। प्रचार तंत्र का चीज, अब सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रचार तंत्र क्या है। भाई प्रचार तंत्र, जो भी मेरे भाई है ना, ये बड़ी जरूरी चीज है यार। और किसी को भी यूं लगे ना कि यार फलां बंदे को ये चीज मालूम होनी चाहिए या फलां बंदे को इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो उस तक ये बात जरूर पहुंचाना है। प्रचार तंत्र वो चीज है भाई जिसके थ्रू आपको यूं पता लगता है कि जो अमरूद है ना, अमरूद, असली अमरूद अमरूद में नहीं, असली अमरूद रियल जूस के गुआवा नेक्टर में है। वो प्रचार तंत्र है जो आपको ये मानने के लिए मजबूर कर दे कि जो असली जूस है, जो रियल जूस है, वो रियल जूस कंपनी के पैकेट के अंदर है, वो अमरूद के अंदर नहीं है। प्रचार तंत्र वो तंत्र है जो आपको ये मानने को मजबूर कर दे कि स्लाइस में आम से ज्यादा मजा आता है। कि जो आम है ना, आम खाने में मजा इतना नहीं है जो स्लाइस पीने में मजा है। वो प्रचार तंत्र है। प्रचार तंत्र वो चीज है जो एक इंसान जिसने कभी अपनी उंगली ना कटवाई, उस आदमी को भी वो आपका मसीहा बना के आपके सामने पेश कर देगा और आप बता नहीं सकते कि ये आदमी कब मसीहा बन के हमारे सामने खड़ा हो गया। वो प्रचार तंत्र है। प्रचार तंत्र वो है मेरे भाइयों कि एक फिल्म आती है जिसका नाम है तेरे नाम। तेरे नाम फिल्म आती तो आधा देश, आधे बाड़ इस साइड और आधे बाड़ इस साइड, और बीच की सबकी मांग और इतने इतने सबके बाड़। आधा देश इतने इतने बाड़ करवा के घूमता है। वो है प्रचार तंत्र। प्रचार तंत्र वो है कि एक मूवी आई दंगल, आमिर खान की, आप सबने देखा। अब दंगल मूवी में शानदार तरीके से, बहुत शातिराना तरीके से आमिर खान जी ने क्या चीज एस्टेब्लिश करी। आप सोचो, एक बार दिमाग लगाओ कि ऐसी क्या चीज थी जो आमिर खान ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसके अंदर एस्टेब्लिश कर गया। आमिर खान, सोचो एक बार। महिला सशक्तिकरण तो था ही नहीं, वो तो उस फिल्म का ही टॉपिक था। फिल्म के बहाने क्या चीज थी जो उसने स्ट्रांगली, आपको पता भी नहीं था, आपके दिमाग के ऊपर वो चीज छप गई। वो प्रचार तंत्र। क्या था वो था चिकन। आमिर खान ने चिकन के ऊपर ये दिखाया कि ये तो पहलवान जो है ना चिकन की वजह से ही बनी है। बल्कि आज भी फोगाट परिवार में से कोई भी, और हरियाणा के लगभग पहलवानों में से बहुत सारे पहलवान आज भी नॉनवेज नहीं खाते। लेकिन उसमें दिखाया गया कि नॉनवेज नहीं खाते थे। उन्होंने उस सवाल का जवाब भी दिया कि भाई हमारे घर में क्या होता है आज भी, अपने जो सामान्यतः जाटों के घर हैं या किसानों के घर हैं, कि भाई माएँ विरोध करते हैं, वो अपने बर्तन नहीं देती नॉनवेज के लिए। तो उस फिल्म ने दिखाया आपको कि अगर बर्तन ना दे तो बर्तन अलग से इस्तेमाल कर लो, बाहर बना लो, लेकिन चिकन खाना जरूरी है। ये प्रचार तंत्र है। इसी के बारे में आज बात करने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो अब शायद आप भी, जो मेरे जितने भी साथी इसको देख रहे हैं, अब शायद उनको पता लग गया होगा कि हम किस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज बात करेंगे, प्रचार तंत्र। और इस प्रचार तंत्र से नहीं बच पाता, कोई भी नहीं बच पाता, कोई भी नहीं बच पाता। वो प्रचार तंत्र ने आपको कह दिया कि सुबह उठते ही टूथपेस्ट करना जरूरी है। वही प्रचार तंत्र आपको कहता है कि शाम को सोते टाइम टूथपेस्ट करना जरूरी है।
और वही प्रचार तंत्र कहता है कि सुबह उठते ही फिर टूथपेस्ट करो। अरे मैंने कुछ खाया ही नहीं, मैं तो सारी रात तो सो रहा था भाई। जब मैंने कुछ खाया ही नहीं तो मेरे मुंह में तो तेरा जो शाम वाला टूथपेस्ट था, तुम कहते हो कि 12 घंटे ये काम करता। 12 घंटे का ही क्या खास है भाई? जब मैंने कुछ खाया तो मेरे मुंह में, जबकि हमारे जो दादे थे, परदादे थे, बूढ़े थे, वो कहते थे कि जो रात भर की लार इकट्ठी होती है मुंह में वो बहुत बढ़िया होती है, और सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए और उस लार को थूकना नहीं चाहिए, अंदर ही लेके चले जाना चाहिए। इसके अंदर एक साइंटिफिक बात थी कि उस लार के अंदर है ना एसिड इकट्ठे हो जाते हैं, और जब आप उसको गुटकोगे तो वो आपके जो एसिड है आपके अंदर सफाई कर देंगे। लेकिन नहीं, आपने सुबह उठते ही टूथपेस्ट करना है। इस चीज से बच नहीं सकता आदमी। गोरा दिखना जरूरी है, ये भी प्रचार तंत्र है। मतलब क्या गजब बात है यार, कि काला अगर आदमी होगा तो वो माड़ा आदमी है, ये सेट कर दिया मामला। आदमी को गोरा होना जरूर। गोरा गोरा कौन करेगा? गोरा भाई क्रीम करेगी जो शाहरुख खान बेचता है, गोरा भाई क्रीम करेगी जो दीपिका पादुकोण बेचती है। ये साधारण चीजें मैंने आपको समझाई हैं। अब प्रचार तंत्र की हम बात करें तो प्रचार तंत्र शुरू कहां से होता है? इस देश में प्रचार तंत्र की सबसे पहली शुरुआत होती है मुगलों के साथ। मुगल जब आए ना, ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको ये समझ में हो। और आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, और हो सकता है कि इसके बाद आज भी शायद वो बच्चे ना सुन पाए, आज मेरे शायद वो साथी इसको ना सुन पाए, तो हो सकता है 1 साल बाद इस वीडियो को कोई सुने तो उस एक बंदे के तो समझ में आए। मुगल जब इस देश में आए तो किताबें लिखी गई बहुत शानदार। दुनिया का सबसे बड़ा नशा क्या है? ये बात मैं अक्सर पूछता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा नशा क्या है? अब नशा वो है जो लंबे टाइम तक रहे और उतरे ना। अब दुनिया के सबसे बड़े नशे में लोग कहते हैं कि भाई बियर है, स्कॉच है, विस्की है, रम है। थोड़ा ऊंचे लेवल का आदमी होता है वो कहता है मैरिजुआना है, वीड है। थोड़ा और ऊंचे लेवल का आदमी आता है वो कहता है हेरोइन है, ब्राउन शुगर है। थोड़ा और ऊंचे लेवल का आदमी आता है वो कहता है LSD है, DMT है, अपनी एक्सटेसी है। ठीक है, ये कह देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इनमें से कोई भी नशा मोस्टली 24 घंटे 48 घंटे तक रहता है, उसके बाद वो नशा ढीला पड़ जाता है। दुनिया का सबसे गहरा और सबसे लंबा चलने वाला नशा जो है वो किताब है। किताब से भयंकर नशा नहीं है। आप एक विचारधारा से जुड़ी हुई 10 किताब पढ़ लो। आज आप कम्युनिज्म से जुड़ी हुई 10 किताबें पढ़ लो, आप सारी जिंदगी कम्युनिस्ट रहोगे, आप छोड़ ही नहीं सकते। आज आप कितने कट्टर RSS के विरोधी हो, आज आप 10 किताबें RSS की पढ़ लो, आप सारी जिंदगी नहीं छोड़ सकते RSS। आज आप कितने भी कट्टर गांधीवादी हो, लेकिन अगर आप 10 किताबें गांधी की पढ़ लोगे तो आप छोड़ ही नहीं सकते जी गांधीवाद। सारी जिंदगी आदमी उसी चीज में रहता है, उसी नोशन में। तो किताब से बड़ा नशा किस चीज का है? ये चीज हमारे यहाँ पे 1857 के समथिंग लोगों ने समझ ली थी, अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों के साथ सत्ता में बैठे उनके गुलामों ने, कि भाई किताब का नशा जो सबसे भयंकर नशा, इनको किताब का नशा करवाओ। उससे पहले चलती थी बात आपस में, देव ने बात बता दी और भाई को, और भाई ने बता दी और भाई को। तो उसमें एक सवाल उठता था कि भाई मैं कैसे मानूं कि तू सच कह रहा है? तो उसके बाद इसका जवाब निकाला गया कि यह चीज तो लिख रखी है, तो लिखी हुई बात को सच मानना शुरू कर दिया। अब सबसे पहले ही बात यहां लिखी गई कि भाई मुगलों ने है ना, प्रचार तंत्र के दम पे ये बात स्थापित कर दी गई कि मुगलों ने इस देश पे 700-800 साल राज किया। क्या गजब का प्रचार तंत्र था यार उन्हें। और हमने कुछ नहीं पूछा, हमने कहा कि किताब में लिख रखी है तो मान लो ना, मुगलों ने राज किया होगा यहाँ पे। लेकिन उस टाइम पे हम यूं नहीं देखते कि आज से लगभग 1000-1500 साल पहले तुर्कमेनिस्तान, जहां से कहते मुगल आए थे, मुगल आए तुर्की से थे, भाषा फारसी बोलते थे। मुगल आए तुर्की से थे, कपड़े थाईलैंड के पहनते थे। मुगल आए तुर्की से थे, रीति रिवाज थाईलैंड के रखते थे सारे के सारे। तो उस टाइम पे ये बात हमें बताई गई कि भाई ऐसी बात है, मुगल इस देश में आए और मुगलों ने यूं कर दिया। हमने सवाल नहीं पूछे। प्रचार तंत्र इतना शानदार था कि उस प्रचार तंत्र के प्रभाव में आगे हमने सवाल पूछे। हम ये पूछना भूल गए कि जब तीसरे पानीपत की लड़ाई में पेशवाओं की सेना एक तरफ और मुगलों की सेना दूसरी तरफ 6 महीने तक नदी के एक दूसरे कांठे पर खड़ी होके आपस में इंतजार कर रही थी, तो वही सेनाएं अफगानिस्तान और खैबर के दर्रे के बीच में पड़ने वाली 26 नदियां कैसे क्रॉस करके आई थी? हमने नहीं पूछा। हमने नहीं पूछा कि तुर्की से यहां आने में इन्होंने तो दादाजी का खाला बना दिया। 2 महीने में तुर्की भी चला जाता, तुर्कमेनिस्तान चला जाता था, आदमी वापस आ जाता था बाबर हुमायूं। भाई जाते कहां से थे?
कहते हैं खैबर के दर्रे से जाते थे, हिंदू कुश पर्वत से भी लिखा है। अरे हिंदू कुश पर्वत से आज ना जा सकता आदमी? आज हमारे पास जेसीबी हैं, आज हमारे पास बड़े बड़े रोवर हैं, बड़े बड़े डॉजर हैं, आज नहीं जा सकता आदमी भाई? छोड़ दे हिंदू कुश। फिर कहते हैं कि खैबर के दर्रे से गया होगा। अरे खैबर के दर्रे में ना आज चाइना ने अपनी सारी टेक्नोलॉजी घुसेड़ दी खैबर के दर्रे में। आज आदमी खैबर का दर्रा 3 महीने के लिए खोल पाता है। और खैबर के दर्रे तक पहुंचने के लिए वो 26 जो बड़ी बड़ी नदियां थी, उस टाइम तुम्हारे बाप ने पुल बनवाए थे क्या उन पे? हैं? चलो तुम पहुंच गए खैबर के दर्रे पे, उस टाइम आज से तो ज्यादा ही बर्फ गिरती थी, तो उस टाइम बर्फ कैसे हटाते थे तुम? फिर जो भी मेरा साथी ट्रैक करता होगा, मैं ट्रैकिंग पे भी जाता हूँ, उस आदमी को यूं पता होगा कि भाई ट्रैक पे है ना, वो ऐसे ऐसे ट्रैक है, इंदिरा अर्क साइड जब आप जाओगे, पोंगी वैली साइड जब आप जाओगे, खैबर के बलूचिस्तान के इलाके में जब आप जाओगे, वो इतने भयंकर ट्रैक हैं कि उन ट्रैक के ऊपर आदमी है ना 10 किलो का बैग लेके चढ़े ना, साथ में स्पाइक्स पहन रखे हो बंदे ने नीचे, ठीक है, स्पाइक्स के साथ चल रहा हो, हाथ में उसके छड़ी हो, और पूरा अपने पूरा जो माउंटेन गियर है, पूरा माउंटेन गियर उसने पहन रखा हो, तो उस माउंटेन गियर के साथ भी सांस फूल जाते हैं भाई चढ़ने में। अरे ये घोड़े चढ़ा लाते थे, ये वहां से तोप चढ़ा लाते थे, हाथी भी चढ़ा लाते थे। अरे बाबलो, ये प्रचार तंत्र था। इस प्रचार तंत्र ने हमारे दिमाग में डाला कि डू नॉट क्वेश्चन, जस्ट एक्सेप्ट। क्योंकि ना हमने खैबर के दर्रे के बारे में कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं कि नदियां भी तो थी वहां। 26 नदियां जो हैं, जो दलदली इलाका है। और अफगानिस्तान तो वो देश है मेरे भाई, जिस देश को कभी इंग्लैंड, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स अपनी पूरी रौब में रहते थे, वो अफगानिस्तान को नहीं जीत पाए। जिस टाइम पे यूएसएसआर अपने पूरे रौब पर रहा, वो अफगानिस्तान को नहीं जीत पाए। जिस टाइम पे यूएसए अपने पूरे रौब पर रहा, वो नहीं जीत पाए कभी भी। तो ऐसी क्या ताकत थी भाई इन मुगलों के पास कि ये वहां से आते थे और आते ही यहाँ पे इनको कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिलता था। आते थे, आते ही जीत जाते थे। तो ये प्रचार तंत्र के माध्यम से हमारे दिमाग में फिट कर दी कि भाई ऐसी बात है, बाबर ने बाबरनामा में लिख रखी है, हुमायूं ने हुमायूंनामा में लिख रखी है। और जितने भी हमारे हिस्टोरियन हुए हैं, उन किसी भी हिस्टोरियन ने फिजिकल प्रूफ इकट्ठे करने की कोशिश ही नहीं की। बस बाबर ने लिख रखी, हमने मान ली, हुमायूं ने लिख रखी, हमने मान ली। प्रचार तंत्र था, ठीक है। हमने कभी नहीं पूछा कि पानीपत के अंदर 3 लड़ाइयां हुई, हम मानते हैं हुई, लेकिन आज तक एक सिंगल हड्डी क्यों नहीं मिली भाई? पानीपत में तो सारे मरने वाले मारने वाले लगभग मुसलमान थे। मुसलमानों ने अपने आदमी तो नहीं फूके होंगे, मुसलमानों ने अपने आदमी तो दबाए होंगे कहीं ना कहीं। तो आज तक तो 5 आदमी ना मिले, हम दबे हुए। अब पूरा पानीपत खोद मारा हमने। हरियाणा में तो लगभग जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है, तो लगभग पानीपत में ट्यूबवेल लगाने के बहाने, लगभग पानीपत हमने नीम भरने के बहाने, वो अड़ाई करने के बहाने, आजकल तो हम पाइपलाइन दबा रहे हैं किसान सारे, तो पाइपलाइन दबाने के बहाने लगभग पानीपत खोद दिया। आज तक पानीपत में एक हड्डी नहीं मिली, एक सिंगल हड्डी। लेकिन प्रचार तंत्र की जो ताकत थी, वो ताकत समझिए, वो इतनी सॉलिड ताकत थी कि मुगलों को मना दिया गया कि मुगल आए थे और मुगल तुमसे टैक्स लेते थे। हमने ये नहीं पूछा कि वो टैक्स लेते कैसे थे, ठीक है। टैक्स लेने के लिए जमीन तो अगर आप आज से मात्र अपने किसी बुजुर्ग से पूछोगे, आपको जो भी मेरा भाई, बड़ा भाई यहाँ पे जिसकी 40-50 साल की उम्र होगी, उसने देखी होंगी जमीन तो हमारे यहाँ सारी खाली पड़ी रहती थी। कुनबों की जमीन हुआ करती, एक आदमी की तो जमीन ही नहीं हुआ करती। ये तो जमीन तो सारी ही आपका 1850 के बाद में ही ज्यादातर इसका काम हुआ है, और लगभग वो भी फारसी में हुआ है। तुर्क जो भाषा थी, तुर्क में तो वो काम भी नहीं हो रखा इनका। लेकिन प्रचार तंत्र शानदार था। वो एक प्रचार तंत्र का पहली सीढ़ी थी जो उन लोगों ने हमें किताब के रूप में दे दी, जो इतिहास में कभी घटी ही नहीं। लाल किला अगर इनका राज चलता तो सबसे पहले ये मुसलमान अगर बनाते तो लाहौर इस्लामाबाद में जाके नहीं बनाते, सबसे पहले मुसलमान बनता तो दिल्ली में रहने वाले गुज्जर बनते, महरौली में रहने वाले जाट बनते। लेकिन ये प्रचार तंत्र बड़ा शानदार था इनका। रोहतक तक नहीं पहुंचे ये, कभी पानीपत तक नहीं पहुंचे ये, कभी आगे हिसार तक, जींद तक नहीं आए। लेकिन भाई राज इनका सारे भारत में था, सारे हिंदुस्तान में था। अब फिर दूसरा एरा आता है इनका, गांधीयन एरा। गांधी जी के बारे में, मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में फिर प्रचार तंत्र काम करता है। एक साउथ अफ्रीका से इसको अगर हम शुरू करें तो साउथ अफ्रीका में लगभग 1890 में
अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनी, पहला जो पूरा कब्जा था 1890 में कब्जा हुआ अंग्रेजों का साउथ अफ्रीका के ऊपर। शानदार बात है, ये सुनने की बात है और याद रखने की बात है कि 1890 में अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका के ऊपर कब्जा किया और 1893 में मोहनदास जी वहां पहुंच गए। 90 में तो उन्होंने कब्जा किया और 93 में गांधी जी वहां पे पहुंच गए। भाई गजब बात है यार, मतलब 3 साल में तो आदमी को पता लगता है। उस टाइम के अखबार होया करते, इंटरनेट होया करता कि भाई वहां फलानी जगह कब्जा हो गया। अब वहां पे मोहनदास जी 1915 तक रहते हैं और कहते हैं कि मोहनदास जी ने वहां गजब की लड़ाई लड़ दी थी और वहां पे सोशल जस्टिस के नाम की जो लड़ाई थी वो मोहनदास जी ने लड़ी। और भाई मोहनदास जी अफ्रीका के तो वारे न्यारे करके आ गए। फिर भाई 1995 तक नेल्सन मंडेला क्या लड़ाई लड़ रहा था वहां पे, जब 1913 या 15 के समथिंग वो आए, तो 1913 और 15 में जब मोहनदास जी ने वहां का सारा सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ दी थी, तो फिर हमारे जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो 1995 तक क्या कर रहे थे? उनका झगड़ा तो 1995 में जाके सलटा है। लेकिन नहीं, प्रचार तंत्र है। प्रचार तंत्र के दम पे क्या था कि जैसे ही मोहनदास जी पोरबंदर में उतरते हैं तो मोहनदास जी की ख्याति इतनी थी कि पोरबंदर में कहते हैं कि लाखों लाख लोग इकट्ठे हो गए थे। गजब बात है यार ये। उस टाइम पे 10% से भी कम पॉपुलेशन, आपकी लिटरेट पॉपुलेशन थी, आपने लाखों लाख लोग इकट्ठे कर दिया पोरबंदर में महात्मा गांधी जी की स्वागत में, आओ भगत में। महात्मा जी उसी टाइम पर निकल जाते हैं कलकत्ता। कलकत्ता में वो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के पास। रविंद्रनाथ टैगोर जी से मिलने के बाद वो वापस आते हैं अहमदाबाद और अपना आश्रम बना लेते हैं। कब ये भी जानना जरूरी है कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी कौन थे। भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी उस फैमिली से बड़े रिस्पेक्टेड हमारे पोएट हुए हैं, बड़े शानदार इंसान हुए हैं। इनकी फैमिली उस वक्त की एशिया की सबसे बड़ी ओपियम ट्रेडर थी, अफीम के सबसे बड़े व्यापारी, सबसे मोटा पैसे वाले आदमी थे। लेकिन प्रचार तंत्र हमें अनुमति नहीं देता कि हम ये सवाल किसी से पूछें। अब सिस्टम आ जाता है कि भाई हमारा जो दिमाग है ना उसको बांध के रखा जाता है। आज से मात्र 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो दीन दयाल उपाध्याय जी को कितना आदमी जानता था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कितना आदमी जानता था? दीन दयाल उपाध्याय जी का किसी ने नाम भी नहीं सुना था। आज लगभग आदमी दीन दयाल उपाध्याय जी का नाम जानता है। गांधी जी का अब नशा है, नशा आपको सप्लाई किया जाता है इनमें, ये सबसे मोटी भयंकर चीज है नशे की। फिर नशा आपको सुबह सुबह दिया जाता है रोज। आप पिछले लगभग 70 साल से आप रोज सुबह सुबह आपके घरों के दरवाजे के नीचे से नशा सरका दिया जाता है। कैप्सूल, अखबार कहते हैं उसे, वो रोज आपको कैप्सूल सरका दिया जाता है। आप कैप्सूल पढ़ते हो रोज की रोज और आपका दिमाग प्रोग्राम हो जाता है। ओहो सेटिंग होगी, अरे ये सारे अखबार कह रहे हैं ऐसा था तो ऐसा ही होगा, क्योंकि हमने सवाल तो पूछना ही नहीं है ना। हम सवाल पूछने के लिए पैदा ही नहीं हुए, हम तो मानने के लिए पैदा हुए। उसके बाद क्या हुआ, 70 साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 5 साल में बीजेपी ने दीनदयाल उपाध्याय जी को कितना डीपली रूटेड कर दिया है, कितना डीपली रूटेड इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कर दिया है। तो 70 साल तक कांग्रेस सरकार थी, उसने महात्मा गांधी जी को रूटेड करने के लिए क्या नहीं किया होगा। अब एक सनसनीखेज बात बताता हूं मैं आप सबको। हम अक्सर रोते हैं कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 3000 करोड़ रुपए की मूर्ति बना दी और ये बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है। मूर्तियों के ऊपर, भूतों के ऊपर पैसा क्यों खर्च करना। लेकिन जब कांग्रेस ये बात कहती है ना तो यार बड़ा एक अजीब सी बात लगती है। जब भी ये बात आती है तो मैंने देखा कि जो फिल्म थी ना जो गांधी फिल्म आई थी 1970s में, आप गांधी फिल्म को शानदार तरीका, गांधी फिल्म को बनाने के लिए सरकारी खर्चा इस्तेमाल किया गया था। सरकार ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। उस डिपार्टमेंट ने उस टाइम पे उस फिल्म को जितने डॉलर दिए थे वो लगभग उस वक्त के 1000 करोड़ रुपए बनते थे। उस वक्त के 1000 करोड़ रुपए बनते थे जितने डॉलर उसके डायरेक्टर को दिए गए थे। मैं नाम भूल गया, एडन ब्लूमरा था या क्या था उनका। 1000 करोड़। आज उस फिल्म को लगभग 50-60 साल हो चुके हैं। आज हमने 1000 करोड़ रुपए की फिल्म आज तक नहीं बनाई है इस देश में, और उस टाइम पे 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। अगर उस वक्त उस 1000 करोड़ रुपए का कितनी वैल्यू, वो बता रहा हूं, अगर उस टाइम पे 1000 करोड़ रुपए का आप सोना ले लेते ना,
आज उस 1000 करोड़ रुपए सोने की कीमत पता है कितनी होती भाई? जीरो लगानी भूल जाओगे कसम से, इतनी होती। लेकिन प्रचार तंत्र है। उस फिल्म ने क्या काम किया? उस फिल्म ने वही काम किया जो भगत सिंह के बारे में 1963 में बनी मनोज कुमार की फिल्म ने किया था। उस फिल्म में हमें दिखाया गया कि भगत सिंह जी और मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला गाते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़े। यकीनन उनके चेहरे पे मुस्कान थी जब वो फांसी के तख्ते पर चढ़े, लेकिन वो गाना नहीं गा रहे थे। लेकिन आज जब हम ये सोचते हैं, हम सोच ही नहीं सकते फिल्म से बाहर। फिल्म का बड़ा तगड़ा प्रभाव है अपने ऊपर, हर इंसान के ऊपर। फिल्म का इतना तगड़ा प्रभाव है कि अगर अमिताभ बच्चन खुली पैंट पहनता है तो भाई आधा देश खुली पैंट पहनने लग जाता है। फिल्म का इतना तगड़ा प्रभाव है। फिल्म का इतना तगड़ा प्रभाव है कि अगर शाहरुख खान हाथ खोल के फोटो खिंचवाता है तो भाई साहब देश का आधा बच्चा हाथ खोल के फोटो खिंचवाता है। ये इतना धाकड़ इंसान का ये दिमाग है, ये प्रोग्राम है, एल्गोरिदम चलती है इसके अंदर। इंसान के दिमाग के एल्गोरिदम को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं आंखें और नाक और कान। फिल्म आपके इन दो सेंसरी ऑर्गन, जो प्राइमरी सेंसरी ऑर्गन है, इनको इफेक्ट करती है। फिल्म में आपको लगता है कि भाई देख कैसे मुक्का मार रहा है, बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार आपने खुद फिल्म देखते हुए महसूस किया होगा कि आपने एक बड़ी शानदार फिल्म देखी, आप 3-4 दिन तक उसके कैरेक्टर से बाहर नहीं निकलते। ये फिल्म का असर है। आज भी बीजेपी का हम कहते हैं कि बीजेपी ने मीडिया को कंट्रोल कर लिया। हाँ, बीजेपी ने नियो मीडिया को कंट्रोल कर लिया, जो नई मीडिया है। बीजेपी आज भी पुरानी मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाई। जो किताब वाला नशा है ना, बीजेपी ने एक नशा कंट्रोल कर लिया, जो ये नशा है, यूट्यूब का नशा, नए लोकल मीडिया हाउसेस का नशा। लेकिन जो पुराने लोग बैठे ना, जैसे आज आपको पता होगा ये बात कि भाई अगर कोई आरएसएस का आदमी है तो उसके लिए नौकरी पाना आसान है, भाई उनकी विचारधारा की सरकार है। इसी तरह से एक वक्त था जब गांधी की विचारधारा से जुड़े हुए हर आदमी को अनाप शनाप नौकरियां बांट दी जाती थी। और जैसे आज आदमी आरएसएस के पीछे भाग रहा है ना, उस टाइम गांधीवाद के पीछे भागा। सरकार स्पॉन्सर्ड सारा सिस्टम था। तो उस स्पॉन्सरशिप में फिल्में बनाई गई, नाटक बनाए गए। अब इस बीच में समाज को कैसे दबाया गया, और किसान, सबसे मोटा नुकसान हुआ किसान समाज का। अब एक प्रकरण हुआ था 90s में, शाहबानो प्रकरण। शाहबानो प्रकरण में महिलाओं के खिलाफ राजीव गांधी ने एक अध्यादेश लेकर आए संसद के अंदर, और उस अध्यादेश में इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की शाहबानों के फेवर में एक जजमेंट थी, उस जजमेंट को पलट दिया ताकि जो मुसलमान समाज है वो नाराज ना हो। अब जब इसका मेजोरिटी के ऊपर प्रभाव पड़ने लगा तो उन्होंने स्पॉन्सर करवाई रामानंद सागर कृत रामायण। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड चीज चली। अब वो राम, राजा राम, जो कहीं देखो अच्छा चरित्र कहीं का भी हो हमें अपना लेना चाहिए। बेशक वो अच्छा चरित्र थाईलैंड का राजा हो, चाहे कहीं के भी हो, लेकिन वो हमारे दिमाग में फिट कैसे किया गया कि भाई एक नाटक आया, उस नाटक में से बाहर ही हम नहीं निकले। और नाटकों की और फिल्मों की इतनी स्ट्रॉन्ग फिलोसफी है कि एक फिल्म आई थी जय संतोषी माँ। संतोषी नाम की कोई देवी किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी उपनिषद में, किसी स्मृति में नहीं है। लेकिन जब वो फिल्म आई जय संतोषी माँ, तो संतोषी के जो मंदिर थे वो गांव गांव में बन गए। भाई फिल्म थी, धाकड़ फिल्म थी। ये फिल्म का असर है। आज फिल्म का असर कितना है कि अगर चुलबुल पांडे जी एविएटर लगा के घर से बाहर निकलते हैं तो लगभग आदमी चुलबुल पांडे जी को देख के एविएटर लगा के घर से बाहर निकलता है। ये आज फिल्म का असर है। लेकिन अब एल्गोरिदम बदल रही है। अब जो नया सिस्टम है ना, आज भी जो बच्चा कांग्रेस का सपोर्ट करता है, वैचारिक तौर पे अपने आप को जो सेकुलर और लिबरल कह के कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, वो किताबों के बहुत बड़े गोतक मिलेंगे। यानी कि उनके पास किताबों का नशा है। जो आदमी बीजेपी का वो सपोर्ट करता है, वो मोबाइल का बहुत बड़ा गोतक मिलेगा, क्योंकि वो मोबाइल का नशा करता है। इसमें किसान का नुकसान है। ये सारी बातें मैंने आपको इस वजह से समझाई कि आप अपने दिमाग को खोल के और ये चीजें सोचना सीखो। अब एक कोलगेट नामक कंपनी आई थी, उसी कंपनी ने आज से 12-15 साल पहले कहा कि अगर आपके टूथपेस्ट में नमक है तो वो आपके दांतों के लिए महा खतरनाक है, नमक तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। हमने सबने मान लिया। आज वही कंपनी है, सेम कंपनी है, सेम प्रोडक्ट है, वो आज वो पूछते हैं कि भाई क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। यानी कि आज टूथपेस्ट का नमक अच्छा हो गया, उस टाइम पे अच्छा नहीं था।
तो ये सारी चीजें आपके दिमाग खोलने के लिए हैं कि आपके दिमाग को किस किस तरह से नशा करवाया जाता है। किताबों से आपको नशा दिया जाता है, रोज सुबह आपको डेली कैप्सूल्स दिए जाते हैं अखबारों के माध्यम से। किसान के लिए ना अखबार बोलता, ना टीवी बोलता, ना मीडिया बोलता, आपको बेफालतू के झगड़ों में उलझा। आप कोरोना का देख लो, मेरे एक ताऊ थे, कोरोना के बारे में बात चली। अब यहाँ पढ़ा लिखा और अनपढ़ का भी, जो पढ़ा लिखा है वो उतना ही बड़ा नशेड़ी है, अनपढ़ आदमी नशे से दूर है, वो ठीक है। मेरे ताऊ ने कहा कि कोरोना बीमारी नहीं है। मैंने कहा तो ताऊ क्या है? बोला कोरोना बीमारी है, बीमारी कम है, बीमारी ज्यादा है। अब मैंने उसका जब एनालिसिस किया ना, तो आज से कुछ साल पहले इन्होंने एड्स के बारे में भी ऐसी कहानियां शुरू करी थी। एड्स इतनी खतरनाक है, नेशनल टीवी के ऊपर ऐड देनी, अखबार के अंदर अब नहीं आती एड्स की ऐड। अब एड्स कम खतरनाक होगी। कॉन्डोम्स की बिक्री तो पहले से भी घट गई आज के दिन, तो अब एड्स की तुम क्यों नहीं एडवर्टीजमेंट कर रहे भाई? एड्स की भी करो ना आज भी। इसी तरह से कोरोना है, कोरोना के पीछे जो ताकतें हैं, आज की एक न्यूज थी कि इंडिया और यूएसए एक कंबाइन करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। कोई कंबाइन करेंसी में कुछ फीचर हैं यूएस डॉलर के और इंडियन रुपीस के। एक दिन मैं पहले भी हमने जो बात की थी कि बड़ी जल्दी ही आने वाले 8-10 साल में दुनिया एक वर्ल्ड वाइड करेंसी देखेगी। जो रुपया है, डॉलर है, रियाल है, खत्म हो जाएंगे, कि वर्ल्ड वाइड करेंसी चल सकती है। तो उसके अगर आप अमेरिका के पाड़े में हो तो अमेरिका का चलेगा। इसमें फायदा किसका है? कोरोना में सबसे मोटा फायदा गवर्नमेंट, सरकार का, चाहे वो कांग्रेस की सरकार। अब तुम्हें कैसे चूतिया काटते हैं, ये चूतिया काटने का सिस्टम देखो। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ठेके खोल दिए, ठीक है, बीजेपी ने पूरा विरोध किया। बीजेपी ने यूपी में ठेके खोल दिए, कांग्रेस ने पूरा विरोध किया। कांग्रेस ने पंजाब में ठेके खोल दिए, आम आदमी पार्टी ने पूरा विरोध किया। अरे तुम वो काम तो तुम खुद ही कर रहे हो यार। अरे तुम दूसरे स्टेट में जाके उस चीज का विरोध कर रहे हो, तुम पहले अपने स्टेट में तो बंद कर लो फिर। अब ये सारे के सारे मिलके आपको वही नशा बार 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 दे रहे हैं। ये प्रचार तंत्र है, इससे बचो। अगर इससे सिर्फ राजनीतिक तौर पे नहीं बचो। अब ये क्या कर रहे हैं इन्होंने कि भाई अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए ना, कॉन्फिडेंस अगर चाहिए तो कॉन्फिडेंस के लिए ऋण से कपड़े धो, ये बात करते हैं। कॉन्फिडेंस अगर चाहिए तो ऋण से कपड़े धो। आपकी स्माइल में ताकत उस टाइम आएगी जब आप क्लोजअप कर लोगे। आप उस टाइम पे स्टंट मार सकते हो जब आप थम्स अप पी लोगे। आप ट्रैकिंग उस टाइम पे कर सकते हो जब आप वुडलैंड के जूते पहन लोगे। कितना धाकड़ इन्होंने मीडिया आपके दिमाग को कैप्चर कर रखा है। अपने दिमाग को आजाद करवाओ। अपना आपका दिमाग उस टाइम पे आजाद होगा जब आप सारी विचारधाराओं से आजाद हो जाओगे। कुछ नहीं रखा किसी विचारधारा में। एक उसकी विचारधारा है हर आदमी की, जो हर ये बड़ी बड़ी विचारधाराएं, चाहे कम्युनिज्म हो चाहे सोशलिज्म हो। अब कम्युनिस्टों की बात करें तो कम्युनिस्टों का जो शासन है वो केरल में शुरू से रहा है। और फिर भी केरल के हर सरकार का कर्तव्य क्या है? हर सरकार का पहला फर्ज है कि जो बुद्धि का स्तर है, जो आपके आदमी है ना, अपने आदमी को इस लायक बनाना कि उसके सोचने का स्तर बढ़े। अरे केरल का आदमी तो सारा 98% लिटरेसी रेट है। और फिर भी क्या कर रहे हैं, वो जो मंदिर है सबरीमाला, वहां पे औरतों को नहीं घुसने देंगे भाई। ये केरल का आदमी कह रहा है, जूत बजा रहा है केरल का आदमी, उसके पीछे औरत नहीं घुसेंगी। अरे तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा भाई? अगर तुम कम्युनिस्ट हो, 98% लिटरेसी रेट होने के बावजूद इन चूतियों को ये नहीं समझा पाए कि औरत के मंदिर में घुसने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, तो भाई ऐसी विचारधारा को आग लगा दो और ऐसी पढ़ाई को आग लगा दो, ऐसे 98% लिटरेसी रेट को आग लगा दो। क्या फायदा ऐसे लिटरेसी रेट का? फिर बंगाल का आदमी आज भी सबसे कॉम्युनल आदमी है। 32 साल तक वहां कम्युनिस्टों ने राज किया, तो तुम वहां के आदमी को क्यों रैशनल नहीं बना पाए भाई? अब सोशलिज्म की बात करो, सोशलिज्म लंबे टाइम तक देश में रहा है, उसमें हमने क्या उखाड़ लिया? घंटा उखाड़ लिया हमने। अब एक्सट्रीमिज्म आ रहा भाई। एक्सट्रीमिज्म हमेशा जब किसी भी देश में एक तरफा बातें होने लग जाती हैं तो एक्सट्रीमिज्म बढ़ता ही बढ़ता है। अब इस एक तरफा की मैं कहूं, सफूरा जरगर की अगर मैं बात करूं, सफूरा जरगर बड़ी शानदार वक्ता है, अपने यहां पे लिखवा कर रखती है फक हिंदुत्व। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फक हिंदुत्व का मतलब होता है कि हिंदुत्व को ले लो, हिंदुत्व को चोद दो। सिंपल बात है। ये देखो, फक हिंदुत्व, ठीक है।
हमें वो गलत नहीं लगता, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसी टाइम पर एक लड़की जो इतनी समझदार नहीं है, जिस बेचारी ने सारे जिंदगी खेल खेला है, सफूरा ने तो किताबें पढ़ी है ना सारी जिंदगी, उस लड़की ने अगर लिख दिया जाहिल जमाती, तो हमें चिड़ चिड़ मचती है। क्यों? अब सफूरा जरगर ने तो उससे भी गलत गलत बातें बोल ली हैं, लेकिन जब सफूरा जरगर को गालियां पड़ती हैं तो हम सब उठ खड़े होते हैं कि सफूरा जरगर को गालियां क्यों दे रहे हो, जबकि वही लोग जिनको सफूरा जरगर की गालियां गलत लगती थी, वही सेम लोग बबीता फोगाट को गालियां दे रहे थे। लेकिन ये कहने वाला तो यहां कोई नहीं है कि भाई गालियां तो दोनों ही दे रहे हो ना, गालियां दोनों गलत है। नहीं, सफूरा वाले कह रहे हैं कि सफूरा ठीक है, वो कह रहे हैं। तो ये प्रचार तंत्र है जो आपको मजबूर कर देता है एक साइड लेने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप एक साइड लो, आप उस साइड को छोड़ के तीसरी साइड अपनी बना सकते हो। हमारे यहाँ पे इतना, हिंदुस्तान के अंदर तो इतना फुद्दू आदमी हो चुका है कि हमने मान लिया, अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरा एक दोस्त है रामफल, रामफल झूठा आदमी है, या रामफल जो है, मैं कहता हूं कि रामफल है ना सही आदमी नहीं है, मैंने कहा रामफल सही आदमी नहीं है, तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वो गलत आदमी है। मैंने कहा कि रामफल सही आदमी नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो गलत आदमी है। हो सकता है किसी एक पहलू पे हमारे विचार ना मिलते और मैंने उस पहलू को मद्देनजर रख के बात कह दियो, लेकिन इस देश का अंधा आदमी, इस देश का बहरा आदमी, इस किसानों का काना आदमी, चूतिया सा, उसने दो ही रंग अपने बना लिए, ब्लैक है या व्हाइट है, या ये गलत है या ये सही है, या ये कांग्रेस के साथ है या ये विरोधी। अगर कांग्रेस के साथ नहीं है तो बीजेपी के साथ, अगर बीजेपी के साथ नहीं है, अगर आपने बीजेपी के विरोध की बात कर दी तो ये कांग्रेसी, अगर कांग्रेसी बात कर दी, कांग्रेस के विरोध की बात कर दी तो बीजेपी के। भाई ग्रे शेड बहुत लंबा चौड़ा है दुनिया में, ब्लैक एंड व्हाइट बहुत थोड़ा है, ग्रे शेड बहुत ज्यादा है। तो उस ग्रे शेड के अंदर की बातें आपको कोई नहीं बताता। अब ये चीजें मैंने आपको प्रचार तंत्र की जो बातें बताई हैं, इस वजह से बताई हैं कि कल को जब आप हेड एंड शोल्डर शैम्पू खरीदने जाएं तो आपको ये बात पता हो कि हेड एंड शोल्डर शैम्पू का काम आपके बालों में पड़े हुए डैंड्रफ को मिटाना कतई नहीं है। हेड एंड शोल्डर शैम्पू का काम आपके बालों में पड़े हुए डैंड्रफ को मिटाना कतई नहीं है। हेड एंड शोल्डर शैम्पू का काम आपके बालों में मिनिमम लेवल का डैंड्रफ बनाए रखना है, ताकि आपको हेड एंड शोल्डर की जरूरत सदा पड़े। अगर उसने एक बार में आपका डैंड्रफ साफ कर दिया, आप दूसरी बार लगाओगे ही नहीं। कोलगेट आप देखना, कोलगेट को उठाओ, क्यों कोलगेट को इतना पतला करके ट्यूब में डाला जाता है? आज से 15 साल पहले तो इसकी जो सॉल्वेंसी थी वो इतनी पतली नहीं थी, बड़ी मोटी आती थी, वो इस वजह से डाला जाता। उसका मुंह चौड़ा क्यों किया गया? मैं जब एमबीए करता था हमें ये चीज पढ़ाई जाती थी, ये पढ़ाई जाती कि तुम भी ऐसा सीखो कि अगर इसकी सॉल्वेंसी ज्यादा होगी ना, लिक्विड ज्यादा होगा तो ये ज्यादा निकलेगा, मुंह चौड़ा होगा तो ये ज्यादा निकलेगा, ज्यादा निकलेगा तो उनको ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये जल्दी खत्म होगा। कोलगेट का इस्तेमाल करने, कोई भी टूथपेस्ट, जिस टूथपेस्ट के आप जितनी ज्यादा ऐड आती हैं वो उतना ही बेकार प्रोडक्ट है। जिस प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा ऐड आती है वो उतना ही बेकार प्रोडक्ट है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। एक स्ट्रिप आती है प्रेगनेंसी चेक करने की स्ट्रिप, प्रेगा न्यूज, प्रेगा न्यूज की ऐड आती है। प्रेगा न्यूज आपको मिलती है मार्केट में 50 से 60 रुपए की। वहीं पर अगर आप लोकल स्ट्रिप देखो, स्ट्रिप का काम क्या? स्ट्रिप का काम है सिर्फ प्रेगनेंसी बताना। आप लोकल स्ट्रिप लोगे ना, वही सेम स्ट्रिप लोकल नाम के साथ आपको 20 रुपए की मिल जाती है। वहीं शैम्पू, उससे अच्छा शैम्पू आपको उससे बहुत सस्ते में मिल जाता है, लेकिन हमारे दिमाग में बैठा होता है ओ हमने तो भाई हेड एंड शोल्डर ही लेना है। ओहो डव साबुन, डव साबुन क्यों लेनी है डव? वो ऐड आती है वहां पे, वो कहते हैं कि मेरी जो स्किन है वो इतनी ज्यादा स्मूथ हो गई है, मैं तो डव साबुन इस्तेमाल करती हूँ। पंख फिसलता हुआ दिखाते हैं। वो नशा है, इस नशे से बचो मेरे किसान के भाइयों, मेरे किसान के वीरों, मेरे किसान के हमदर्दों, इस नशे से बचो। अगर तुम इस नशे से बच जाओगे तो तुम्हें सोचने के लिए बहुत चीजें होंगी। अब मैं आखिरी में सिर्फ यही बात कहूंगा कि मजदूर पलायन करके जा रहे हैं, किसान को अब ये सोचना है कि कम से कम मजदूरों के साथ अब धान कैसे पैदा कर लोगे, धान लगाओगे कैसे? लेकिन कोई नहीं सोच रहा इस मामले में कि हम धान कैसे लगाएंगे। इस देश में एक से एक IIT है, एक से एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन आज तक ये देश एक भी सक्सेसफुल धान लगाने की मशीन नहीं बना पाया। 70 साल।
इस देश में एक से एक ITI है, इस देश में एक से एक PhD होते, लेकिन ये देश आज तक एक भी सक्सेसफुल ईंख काटने की मशीन नहीं बना पाया। जबकि चाइना में चले जाओ, धान लगाने की मेरी चाइना में बात हुई उस मशीन के बारे में, उसमें मैं अभी जो साथी मेरा उस मशीन में, जो मेरे इंजीनियर साथी हैं, जो मेरे उद्योगपति साथी हैं, जो साथी किसान हितैषी साथी हैं, अगर वो उस मशीन में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस मशीन को चाइना से लाएं, 25-30 मशीनें लाके यहाँ पे उनकी प्रोडक्शन शुरू करें, कॉपी मार मार के उनकी। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने फ्लोटिंग मशीन बना रखी है, छोटी सी मशीन है, 1 घंटे का सारा 1 लीटर डीजल खाती है, और जो पानी हम देते हैं ना दान में, उसके ऊपर तैरती रहती है हल्के हल्के, और वही लगा देती है सारा। लेकिन हम नहीं बनाते भाई साहब, क्योंकि हम तो भाई साहब, मैंने है ना हुगो बॉस के कपड़े पहन रखे हैं। अब हुगो बॉस, चलो हुगो बॉस तो पता ही नहीं होगा, छोड़ो, कोई और एग्जाम्पल निकालते हैं कि मैं है ना पता कौन सा तेल लगाता हूँ। ये तेल जो है ये डाबर वाटिका तेल है भाई। डाबर वाटिका तेल से क्या हो जाएगा, पहले हम इतने गंजे नहीं होते थे जितने अब होने लग गए। ये वही हेड एंड शोल्डर शैम्पू, जो चीज आपको ये कहे के बेची जाए ना कि इससे आपके बाल काले होंगे, इसका मतलब है कि इसको लगाते ही सफेद होंगे। आप कभी, मेरे एग्जाम में बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिसने बाल काला करने के लिए डाई लगाई होगी, डाई लगाते हो कतई सफेद हो गए, क्योंकि उस डाई का काम आपके बाल काले करने का है ही नहीं। उस डाई का असल काम आपके बालों को सफेद करने का। कोलगेट का असल काम आपके मुंह को बदबूदार बनाना। हेड एंड शोल्डर का असली काम आपके सिर में डैंड्रफ पैदा करना। फेयर एंड लवली का असली काम आपका चेहरा ऑयली बनाना। तो ये सारी बातें, ये प्रचार तंत्र है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो बाजार हो। तो इन चीजों से मेरे भाइयों बचो। जिस साथी ने मेरी, यार आप मेरे से इतना प्यार करते मेरे सारे भाई, मैं बहुत आपका स्वाद आ जाता है भाइयों का प्यार देख के। ठीक है, तो ऐसे ही यार आप सारे हंसते रहो, खिलते रहो, ये सारी नई बातें सीखते रहो, सिखाते रहो। जिस भाई को कोई और नई बात ये लगता हो कि देव भाई इस बात में आपकी कमी थी, तो वो मेरे को मैसेज करे। जिस भाई के पास कोई सुझाव हो तो वो मैसेज करे। कई बार मैं आपके मैसेजों के जवाब नहीं दे पाता भाई, बहुत मेरे को अफसोस होता, बहुत ज्यादा आ जाते हैं यार। आप मेरे को व्हाट्सएप किया करो, व्हाट्सएप के लगभग जवाब मैं, मतलब शिकायत हो सकती है किसी किसी को कि मैं 1 महीने बाद जवाब देता हूँ, लेकिन लगभग जवाब दे देता हूँ मैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात हो, वीडियो कॉल मत किया करो व्हाट्सएप पे, क्या फायदा है। ठीक है, तो आप भेज सकते हैं भाई कि हम इसमें मदद कर सकते हैं, हमें ये सोचना चाहिए। इस प्रचार तंत्र से बचो, ये झूठा प्रचार तंत्र है। ये इतना झूठा प्रचार तंत्र है कि आपके दिमागों को इसने इतना विकृत कर दिया है कि हम इतने सैडिज्म में जा चुके हैं, हम इतने नेगेटिविटी में जा चुके हैं कि हमें यही नहीं पता होता कि अंतिम टाइम हम खुल के हंसे कब थे। तो आपने मेरे को इतनी भारी मात्रा में सुना, आप मेरे से इतना प्यार करते हो यार, मेरी इतनी सारी बकवास, मेरी इतनी सारी बकलोली सुनते हो। मेरी आपकी भाभी जो है रेनू कहते कि तेरी बकलोली लोग सुनते कैसे हैं? तो यार इतनी भारी मात्रा में तुम सुनते हो मेरी बकलोली, तो चलो बीवी का तो काम ही होता है। एक जाते जाते एक तुम्हें ज्ञान की बात बताता हूं कि जो दुनिया भर की महिलाएं हैं ना, बेशक उनके हार्डवेयर अलग अलग हैं। जो दुनिया भर की महिलाएं हैं, बेशक उनके हार्डवेयर अलग अलग है। हार्डवेयर का मतलब किसी की नाक लंबी है, किसी की आंख लंबी है, किसी के बूम है, किसी के पौ, ठीक है, लेकिन भाई कतई सॉफ्टवेयर एक का एक है। दुनिया भर की महिलाओं का सॉफ्टवेयर एक है। आप वाली का भी एक है, मेरे वाली का भी एक है। एक सॉफ्टवेयर वर्जन से अलग अलग हो सकते हैं। किसी के पास एंड्रॉयड 4 है, किसी के पास एंड्रॉयड 10 है, किसी के पास एंड्रॉयड 1 है। हो सकता है किसी के पास अभी भी वो हाथ से घुमाने वाला हो, टर्न वाला हो। सॉफ्टवेयर अलग अलग हो सकते हैं, हार्डवेयर कतई एक है। तो मेरे भाइयों, आपने मेरे को इतनी भारी संख्या में सुना, आप मेरे से इतना प्यार करते हैं, उस कविता की अगली 2 लाइनें सुना के, ठीक है भाई, तो हम चलते हैं। आप भी अपने घर में चलो कि हर खुशी को काट देता हूँ, हर खुशी के लिए काट देता हूँ मैं अपना पेट। आदमी हूँ, किसी को नहीं बताता हूँ, फिर भी तोहमतों की गठड़ी मेरे सर पर है। फिर भी तोहमतों की गठड़ी मेरे सर पर है। आदमी हूँ, इसे भी हंसकर उठाता हूँ, जो भी मिलता है मैं उसे खा लेता हूँ। आदमी हूँ, जिद नहीं लगाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हृदय में बसे हुए उस परमात्मा को मेरा नमन, जो परमात्मा आपको मेरे तक भेजता है और मेरी बातें सुनने के लिए प्रेरित करता है। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, 3 औरतें आगे ना बसने नहीं देंगी, ठीक है। आपके घर में भाई बिल्कुल मौज बनी रहे, आपके घर में बहार बनी रहे, आपके घर में जो विपत्तियां हो वो सारी मेरे ऊपर आ जाएं। आपका घर हंसता रहे, बसता रहे, आप सदा मुस्कुराते रहो।
मैं जो कुदरत है, मैं कुदरत से विनती करूंगा कि आपके सारे दुखों को मेरे ऊपर भेज दे। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जय समाज।